दोस्तों, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अमर हो। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, चाहे वो कोई जीव हो या हमारा सौरमंडल या फिर पूरा ब्रह्मांड। ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड भी एक दिन उसी बिंदु में समाहित हो जाएगा जिससे उसका जन्म हुआ है। वहीं हमारी पृथ्वी सहित हमारा पूरा सौरमंडल हमारे सूर्य से जन्मा है और एक दिन इसी सूर्य में समा जाएगा। लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा? कई सारे वैज्ञानिक आकलनों के मुताबिक अभी हमारा सूर्य अपनी युवावस्था में ही है। हमारे सूर्य की उम्र करीब 450 करोड़ साल हो चुकी है और अभी ये 500 करोड़ों सालों तक यूं ही धधकता रहेगा। अपने जीवन के आखिरी कुछ करोड़ सालों में हमारे इस जीवनदायिनी तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कगार पर होगा, जिसके कारण सूर्य के केंद्र का तापमान अपनी हद पार कर देगा और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बढ़ते आकार के कारण एक एक करके सारे ग्रह सूर्य में समा जाएंगे। सूर्य का आकार इसके वर्तमान आकार से 100 गुना अधिक हो जाएगा। फिर इसकी बाहरी परत सूखे हुए पत्तों की तरह उड़कर अंतरिक्ष में फैल जाएगी और सूर्य का आंतरिक हिस्सा एक बुझे हुए कोयले के समान अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। ये सब सुनने में काफ़ी डरावना लगता है, लेकिन इस प्रक्रिया को घटित होने में अभी कई 100 करोड़ सालों का वक्त है। शायद हम इंसान ये सब कुछ देखने से पहले ही किसी अन्य कारण से नष्ट हो चुके होंगे। किंतु 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक चीनी फिल्म में दिखाया गया है कि सूर्य की उम्र की गणना करने में वैज्ञानिकों से भूल हुई है। वास्तव में सूर्य करोड़ों सालों में नहीं बल्कि हजारों सालों में ही नष्ट होने वाला है। इस फिल्म का नाम है द वंडरिंग अर्थ। फिल्म में दिखाया गया है कि वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी पर भारी भरकम थ्रस्टर रॉकेट लगा दिए हैं ताकि हम अपनी पृथ्वी को लगातार फैलते सूर्य से दूर किसी अन्य सौरमंडल में ले जाकर बचा सकें। पृथ्वी को अपने पथ से डिगाने में वैज्ञानिक कामयाब भी हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर हटने लगती है। दोस्तों, ये तो फिल्म की बात हुई, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारा विज्ञान इस काबिल है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसी को उड़ाकर कहीं और ले जाएं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक कई वर्षों से छोटे उल्का पिंडों या क्षुद्र ग्रहों आदि को उनकी कक्षा से हिलाने या बदलने की तकनीक विकसित करते आ रहे हैं ताकि अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने के लिए पृथ्वी की ओर बढ़े तो उसकी दिशा बदलकर पृथ्वी को बचाया जा सके। किंतु ये तकनीक बड़ी ही विध्वंसकारी है। मतलब हमें अपनी ओर बढ़ते एस्ट्रॉयड पर किसी परमाणु बम आदि से विस्फोट करना होगा। अब परमाणु बम हमला एक वीराने एस्ट्रॉयड पर तो कर सकते हैं, लेकिन उस पृथ्वी पर नहीं कर सकते जिस पर हम रहते हैं, क्योंकि एक तो पृथ्वी एस्ट्रॉयड्स की तुलना में बेहद बड़ी है और सबसे बड़ी बात कि यदि ऐसा प्रयास पृथ्वी पर किया गया तो सूर्य की गर्मी से पहले हम सब उस परमाणु विस्फोट से ही मारे जाएंगे। इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स। दोस्तों, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब भी कोई रॉकेट पृथ्वी से लॉन्च होता है तो वो रॉकेट आगे बढ़ते समय अपने पीछे भी एक थ्रस्ट या धक्का देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तब हमारे हाथ भी एक झटके से पीछे की ओर जाते हैं। जब पृथ्वी से कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो वो रॉकेट पृथ्वी पर एक विपरीत आवेग लगाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि किसी मानव निर्मित रॉकेट की पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने कोई हैसियत नहीं है। इसलिए रॉकेट द्वारा लगाया गया विपरीत बल एक चींटी द्वारा हाथी के शरीर को धकाने जितना ही मामूली है। यानी हमें बहुत बड़े, भारी और अधिक संख्या में रॉकेट चाहिए होंगे। अंदाजन हमें पृथ्वी के 85% भाग पर रॉकेट तैनात करने होंगे, तब जाकर कहीं इतना बल पैदा हो सकता है जो पृथ्वी को धकाने के काबिल हो। यानी पृथ्वी के 85% हिस्से पर तो रॉकेट तैनात होंगे और बाकी के 15% हिस्से पर हमें और अन्य जीवों को रहकर गुजारा करना होगा। और अभी तक इन रॉकेट को बनाने में आए खर्च और ईंधन की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इतने ज़्यादा रॉकेट बनाने का मटेरियल जुटाना ही नामुमकिन होगा। अगर किसी तरह से हम ऐसा कर भी लेते हैं तो धरती के 85% हिस्से पर तैनात रॉकेटों से निकलने वाली भयंकर ऊष्मा पृथ्वी को ही जलाकर राख कर डालेगी।
अगर हम फिल्म में दिखाए गए विशाल इलेक्ट्रिक थ्रस्टर तकनीक की बात करें तो ये थ्रस्टर भले ही संख्या में कम हो, लेकिन ये बेहद ही विशाल बनाने होंगे। कम से कम इनकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तो होनी चाहिए, यानी एवरेस्ट की तुलना में भी 10 गुना से भी अधिक ऊंचाई वाले इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर, ताकि इनके द्वारा छोड़े जाने वाली ऊष्मा हमारे वायुमंडल से बाहर चली जाए, जिससे हमारे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु इस तकनीक में बहुत ही ज़्यादा बिजली खर्च होगी, आज के पूरे विश्व की मांग से कम 800 गुना ज़्यादा, तब जाकर हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष में तैराया जा सकता है। इतनी अधिक बिजली का उत्पादन करना हमारे लिए नामुमकिन ही है। सूर्य के प्रकाश से यात्रा। दोस्तों, प्रकाश का कोई वजन नहीं होता, इसलिए वो बेहद ही तेज़ी से चलता है। प्रकाश बेहद ही ऊर्जावान होता है। अगर हम पृथ्वी पर पड़ता प्रकाश एक ही जगह केंद्रित करने में सफल हो जाएं, जैसे कि लेज़र लाइटों में होता है, तो हम सूर्य की असीम ताकत का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तकनीक के लिए पृथ्वी का कोई संसाधन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिल जाएगी। हमें बस कोई ऐसी तकनीक चाहिए जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को लेजर में बदलकर तेजी से वापस अंतरिक्ष में छोड़े। इससे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में भी बहुत सी समस्याएं हैं। पहली तो ऐसी कोई तकनीक हमारे पास नहीं है जिससे हम सूर्य की ऊर्जा का पूरी तरह से प्रयोग कर सकें। दूसरा, यदि हम ऐसा कर भी पाते हैं तो लेजर के रूप में परावर्तित होता सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी के वातावरण को बहुत ही अधिक गर्म कर देगा, इतना गर्म कि कोई जीव उस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। तीसरी समस्या यह होगी कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें मिलने वाली सूर्य की रोशनी भी कम होती जाएगी और हमें रास्ते में पड़ने वाले अनेकों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे अगर एक बार हमें गति मिल गई तो हम विशाल सौरपाल का उपयोग करके सूर्य की हल्की रोशनी से भी कुछ हद तक ऊर्जा प्राप्त करके अपनी गति बरकरार रख सकते हैं। सौरपाल का उपयोग करके ही आज वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में उड़ाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है तो प्रकाश यानी फोटोन की टक्कर से सौरपाल के साथ बंधे यान अंतरिक्ष में गतिमान होने लगते हैं। लेकिन ये तकनीक छोटे यानों तक ही ठीक है। पृथ्वी को अन्य बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से बचाते हुए गतिमान बनाए रखने के लिए पृथ्वी के व्यास की तुलना में करीब 19 गुना बड़े सौरपाल पृथ्वी के चारों ओर बांधने होंगे, और ऐसा करना कहीं से भी मुमकिन नहीं दिखाई पड़ता। ग्रेविटी स्लिंग शॉट। दोस्तों, जब अंतरिक्ष में घूमने वाले कोई भी दो ग्रह, उपग्रह या एस्ट्रॉयड एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र में आते हैं तो उनकी गति में बदलाव होने लगता है। उदाहरण के लिए हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन साथ ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद के ऑर्बिट यानी कक्षा को प्रभावित करता रहता है, जिससे चांद पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। इसी तकनीक का प्रयोग इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन के वक्त किया था। ग्रेविटी स्लिंग शॉट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई दो अंतरिक्षीय पिंड अपने पथ पर एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तो उनके बीच की दूरी सदैव समान नहीं रहती। ये दूरी कम या ज़्यादा होती रहती है। जब दूरी अधिक होती है तो पिंडों की चाल धीमी होती है, और जब दूरी कम होती है तो तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन पिंडों की गति भी तेज हो जाती है। इसरो ने इसी सिद्धांत का फायदा उठाते हुए अपने मंगलयान की गति को बढ़ाया था। मंगलयान पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा, और उसके द्वारा लगाए गए हर एक चक्कर के साथ मंगलयान की गति में वृद्धि होती रही। इस तरह से मंगलयान में ईंधन की भारी बचत की गई और ये मिशन सिर्फ $74 मिलियन में ही पूरा हो गया। चूँकि मंगलयान पृथ्वी के सामने बेहद छोटा था, इसलिए उसके प्रभाव से पृथ्वी की गति में कोई परिवर्तन आना संभव नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी अंतरिक्ष यान की तुलना में एक बहुत ही बड़ी वस्तु का उपयोग करते हैं, यानी किसी बड़े एस्ट्रॉयड की सहायता से हम निश्चित रूप से पृथ्वी की कक्षा में बदलाव ला सकते हैं। हमारे सौरमंडल में अनेकों छोटे बड़े एस्ट्रॉयड और धूमकेतु हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट की विशाल श्रृंखला है। हमें एक सही आकार के एस्ट्रॉयड का चुनाव करना है और उसकी दिशा बदलकर उसे पृथ्वी के पास से गुजारना है। उस एस्ट्रॉयड के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से पृथ्वी अपनी जगह बदलना शुरू कर सकती है।
वैसे दोस्तों ये तकनीक सुनने में आसान और रोमांचक लग सकती है, लेकिन एस्टेरॉयड बेहद छोटे होते हैं और पृथ्वी बड़ी। पृथ्वी को अपनी कक्षा से विस्थापित करने में हमें अंदाजन 1 लाख एस्टेरॉयड्स की आवश्यकता पड़ सकती है। इतने सारे एस्टेरॉयड की दिशा में परिवर्तन करना हमारे लिए कम से कम वर्तमान में तो संभव नहीं है, और यदि कहीं हमारा गणित जरा सा गड़बड़ा गया तो वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरने की बजाय सीधे पृथ्वी से टकराकर हम सब का काम तमाम कर डालेंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है दोस्तों कि अभी इंसान इतना बुद्धिमान नहीं हुआ है कि फिल्म की कहानी में दिखाए अनुसार या अन्य किसी भी तरीके से एक ग्रह को अपनी जगह से कहीं और ले जा सके। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा संभव हो जाए, लेकिन अभी इस कल्पना को सिर्फ फिल्मों तक ही रखना सही रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।